नमस्कार प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास विषय चुनावी चर्चा में। तो चुनावी चर्चा अब लगातार चल रही चुनाव परिणामों के बाद जो कुछ चल रहा है उस पर चर्चा करने में। तो इसके संदर्भ में जो हम संदर्भ देते हैं वो संदर्भ कुछ यूं है कि कुछ दिन पहले देवउठान एकादशी आई थी, जब भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। इसके बाद उज्जैन जो महाकाल की धरती है वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम होता है हरिहर मिलन का, जिसके तहत महाकाल विष्णु जी को सत्ता सौंपते हैं शिव जी, और फिर अपने कैलाश पर्वत पर निकल जाते हैं कि अब सृष्टि के संचालन का दायित्व आप निभाइए। तो इस बार मध्य प्रदेश में 2 बार हरिहर मिलन हो गया। एक तब हुआ था कुछ दिन पहले देवउठान, एक आज हो गया। भारतीय जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश में 163 जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी, उसने आज एक बार फिर नए सिरे से सत्ता सौंपने का उपक्रम किया। मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक बुलाई गई। उस विधायक दल की बैठक में तमाम तुर्रम-खां मौजूद थे जो विधायक के तौर पर चुने गए थे। कई ऐसे थे जो देश में केंद्रीय मंत्री की भूमिका में थे लेकिन अब विधायक बनकर उस बैठक का हिस्सा थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर्यवेक्षक के तौर पर वहां पर मौजूद थे। वो मनोहर लाल खट्टर पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद थे जिनको कभी आज से 10 साल पहले मुख्यमंत्री बनाने का उपक्रम इसी मध्य प्रदेश कैलाश विजयवर्गीय को हरियाणा का प्रभारी बनाकर भेजा गया था भाजपा का, और उनके कुशल नेतृत्व में 47 सीटें 90 में से जीतने में भारतीय जनता पार्टी पहली बार सफल हुई थी। वो कैलाश विजयवर्गीय आज मौजूद थे उस विधायक दल की बैठक में बतौर विधायक। एक अनुमान यह भी था कि कैलाश जी ने वहां मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया था, क्या मनोहर लाल जी यहां पर कैलाश जी के नाम की घोषणा कर देंगे? प्रहलाद पटेल थे, नरेंद्र सिंह तोमर थे, राकेश सिंह थे, रीति पाठक थी, और दौर छोड़े प्रचंड बहुमत से जीतने वाले राव साहब भी वहां मौजूद थे। इतने तमाम लोग और इनके साथ साथ स्वयं शिवराज। पर जब मुख्यमंत्री के तौर पर नाम का ऐलान हुआ तो जिसके नाम का ऐलान हुआ उसे ही यकीन नहीं हुआ कि मेरे नाम का ऐलान हुआ। नाम उनका मोहन यादव है। जो फोटो सेशन इस बैठक से पहले हुआ उसमें तीसरी पंक्ति पर खड़े हुए थे मोहन यादव जी। वो मोहन यादव जी इस बैठक में भी बीच में कहीं बैठे हुए थे। जब पहली बार मोहन यादव बोला गया तो मोहन यादव अपनी कुर्सी से खड़े नहीं हुए। जब दोबारा मनोहर लाल खट्टर जी ने नाम पुकारा मोहन यादव, तब मोहन यादव जी को यकीन हुआ कि मुझे मुख्यमंत्री चुन लिया गया। तो कुल मिलाकर अब की बार मोहन सरकार, यह आज की हमारी चर्चा का विषय है। क्यों ऐसा बदलाव किया गया है, क्यों इस प्रकार का स्वरूप दिया गया, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस दिलचस्प बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। इनसे अपनी बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले 3 बयान पे दृष्टि डाल लेते हैं, उसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जो हरिहर मिलन के साथ में अब शुरू होने जा रही है। इसको आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का जो संकल्प है, आज हमारे मोहन यादव जी नेता चुने गए। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प आज लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उस दिशा में उस संकल्प को पूरा करने के लिए मोहन यादव जी से लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी को बधाई देता हूं। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का, मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का, यशस्वी अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी का, हमारे अपने वरिष्ठ नेता माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा, माननीय प्रहलाद पटेल जी वरिष्ठ नेता, माननीय राकेश सिंह जी और सभी और आज विधायक दल के नेता के नाते से हमने सबने मिलकर संकल्प किया। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ता को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बधाई। नए मध्य प्रदेश को नए मुख्यमंत्री मिल गया, उनको बहुत बधाई, उनका अभिनंदन, बहुत बधाई। नए मध्य प्रदेश को नए मुख्यमंत्री मिल गया, उनको बहुत बधाई, उनका अभिनंदन।
तो गोविंद मालू जी से चर्चा की शुरू करते हैं। शिवराज जी बोल रहे हैं मध्य प्रदेश को उनका नया मुख्यमंत्री मिल गया, बहुत बधाई। जी मालू जी, दो बातों पर आपकी टिप्पणी चाहिए। एक तो शिवराज जी की इस टिप्पणी की कि मध्य प्रदेश को अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया, तो शिवराज जी कहाँ के हो गए, थोड़ा एक तो ये बता दें हमें। और दूसरा आपसे ये भी जानना है कि मोहन यादव जी जब संबोधित कर रहे थे माननीय माननीय माननीय, तो इतने माननीय के बाद मोहन जी ने कहा कि मैं इन सबका आभारी हूं, तो इतने माननीय को खारिज करके मोहन यादव जी को क्यों चुना गया, थोड़ा इसके विषय में भी गोविंद मालू जी दृष्टि दीजिए, आनंद आ जाए चर्चा का। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन में ही संभव है और भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। इस तरह का जनरेशनल चेंज ये पार्टी करती रही है, पहले भी करती रही है। आपने देखा है कि कितने सीनियर लोग हों लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, फिर कई जगह के मुख्यमंत्री बनते हैं। ये सब पार्टी में संभव है और इसलिए नए चेहरे, नए लोगों की आमद होती है, नए कार्यकर्ता को मौका दिया जाता है ताकि जो बाकी कार्यकर्ता हैं नए, उनको भी आशा और आकांक्षा उनकी बनती है कि हाँ, और भविष्य के प्रति भी वो मोहन यादव जी इतने नए भी नहीं है ना गोविंद मालू जी। 1964 का जन्म है मोहन यादव जी का, 60 में जन्मे हुए सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान है, 62 में जन्मे हुए प्रहलाद पटेल जी हैं, तो इतने भी नए नहीं है जो आप हमें बता रहे हैं। और नए को मौका देते वो तो ठीक है, तो गोविंद मालू जी थोड़ा दृष्टि दीजिए ना। जिसके नेतृत्व में आप 163 जीतते हैं 230 में, उसको यूं उठा के यूं डाल देते हैं, इस पर भी तो कोई दृष्टि दीजिए। ऐसा भी भाजपा में ही होता है क्या भाई? हर कार्यकर्ता के लिए काम, हर काम के लिए कार्यकर्ता, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन में ही संभव है। जब वी डी शर्मा जी अध्यक्ष बने तो कितनी उम्र थी, जब नरेंद्र सिंह तोमर अध्यक्ष बने तब उनकी उम्र कितनी थी, जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने तब उनकी उम्र कितनी। देखिए, हमेशा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये जो एज का है, वो जो बदलाव है वो लगातार होता है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। गोविंद मालू जी, मैं माफी के साथ आपको टोकने के लिए, मतलब मुझे खेद है कि मैं आपको टोक रहा हूं, पर आप अपनी दलील के साथ न्याय नहीं कर रहे गोविंद मालू जी। जब आप शिवराज जी की बात कर रहे हैं ना, बाबूलाल गौर जी की जगह बने, तो वो जनरेशन का गैप दिखता था कि कहां 75 वर्षीय बाबूलाल गौर और कहां शिवराज सिंह जी 50 के आसपास, तो वो जनरेशन। मैंने आपको बताया कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, और जो मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं जिनका नाम डॉक्टर मोहन यादव है, इनकी उम्र में केवल 4 साल का अंतर है। क्या 4 साल का अंतर भाजपा के अंदर पीढ़ी के बदलाव के तौर पर हो गया? इतनी तेज गति से अब बदलाव होने वाला है गोविंद मालू जी? अगर ऐसा है तो कोई ऐतराज नहीं है, या आप कोई और दलील निकालेंगे कि क्या ऐसा शिवराज सिंह चौहान ने किया, क्या ऐसा कैलाश विजयवर्गीय जी ने किया, क्या ऐसा प्रहलाद पटेल जी ने किया, और छोड़िए आपके बेहद प्रिय क्या ऐसा नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया, कि इनमें से किसी को मौका नहीं मिला। हम लोग खाम में पिछले एक हफ्ते से अपना गाल बजाते रह गए। गोविंद मालू जी, आप हमारे दर्द को समझिए ना, कितनी संभावनाएं बताई थी, क्या क्या संभावनाएं नहीं बताई थी, क्या किया आपने हमारे साथ। हम तो पहले कह रहे थे कि आप लोग कुछ भी कयास लगाते रहिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई निर्णय लेगी जिससे सब भौचक रह जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है ये जो ट्रेडिशनल जो चर्चा कर रहे हैं हम परंपरागत ढंग से, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ये उप है तो ये प्रमुख बन जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसमें तक को तोड़ा है। इस बात की तारीफ क्यों नहीं करते आप ये क्यों नहीं कहते कि नया मतलब उम्र का सवाल नहीं है, अनुभव में यदि वो नए हैं, वो विधायक रहे हैं, इससे पहले के विधायक सांसद रहे, लेकिन वो इस मायने में नए हैं कि वो दूसरी बार के विधायक और उसके बाद मंत्री रहे, पिछली बार उच्च शिक्षा मंत्री रहे। यदि उनको मौका मिलता है, ये प्रदेश को चलाने का जो अवसर मिला है, उसको हम इसको इस तरह से क्यों नहीं ले? क्या किसी मैं तो आपके अनुसार देखना चाहता हूं, पूरे प्रदेश को बताइए ना कि मोहन यादव जी को पार्टी ने यह मौका क्यों दिया है। ये चर्चा ही इस बात के लिए है। आप जैसा गुणी प्रवक्ता है वही तो बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान के स्थान पर अगर मोहन यादव को यह जिम्मेदारी सौंपी है, क्यों सौंपी है। ये दायित्व तो आपके ऊपर है गोविंद मालू जी। जब शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाया था तब भी यही चर्चा करते थे लोग, लेकिन तब भी लोगों को ताज्जुब हुआ था कि शिवराज जी ही क्यों। इसलिए ताज्जुब की कोई बात नहीं है, हर व्यक्ति में अपनी प्रतिभा होती है। हम तो देखिए, इन लोगों को तो कोई केंद्रीय मंत्री रहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अध्यक्ष रहे, कई सालों काम किया, उनके बारे में हमें पता है, इसलिए हम उनके बारे में कयास लगाते हैं।
लेकिन जो दूसरा कार्यकर्ता है, दूसरी पीढ़ी का कार्यकर्ता है, उसके बारे में कौन सोचेगा? ये पार्टी सोचती है और पार्टी ने ये करके दिखाया है। इस चुनाव में भी करके दिखाया है और अभी मुख्यमंत्री के चुनाव में भी करके दिखाया है। इसलिए इसमें आपको आश्चर्य हो सकता है क्योंकि आपने उस परंपरागत ट्रेडिशनल ढंग से अपने आप को सोचा, ये केंद्रीय मंत्री आए हैं, ये बन सकते हैं, कयास लगाते रहे, सारे कयास बस हो गए और कुछ नई चीज हुई, राजनीति की नई इबारत लिखी गई, इसका स्वागत मालू जी, करना मैं चाहिए। एक बार फिर अपने सवाल को दोहराता हूं, नहीं तो फिर राकेश चौधरी जी के पास जाऊंगा। मैं बार बार आपसे जो पूछ रहा हूं कि डॉक्टर मोहन यादव क्यों, इसके संदर्भ में कोई रोशनी दे सकते हैं गोविंद मालू जी कि 163 लोगों की मौजूदगी के बीच भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की और अपनी उम्मीदें डॉक्टर मोहन यादव के साथ क्यों जोड़ी? इसके संदर्भ में कुछ तो कहिए ना गोविंद मालू जी। चौंका दिया भैया, हम चौंक गए गोविंद मालू जी, मानते हैं इस बात को, हम आकलन नहीं कर पाए, मानते हैं इस बात को, पर आपने ये चयन क्यों किया ये भी तो साथ में बता दीजिए। या आप इसी में खुश हैं कि देखो हमने आपको चौंका दिया ना? चयन किया, वो संगठन ने अपना सोच समझ के चयन किया, लेकिन वो नए नहीं है इसलिए कि उनको अनुभव है। उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे, टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन के अध्यक्ष रहे। मालू जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास, आप एक बार विचार तो कीजिए ना कि आपको मुख्यमंत्री के तौर पे ये व्यक्ति क्यों मिला है, थोड़ा रोशनी दीजिएगा। ये बायोडाटा तो हमारे पास भी है, पर मैं चौधरी राकेश सिंह जी के पास आना चाहता हूं। नया खून, नई उमंग, नई तरंग के साथ भारतीय जनता पार्टी ने महाकाल की धरती से प्रतिनिधित्व कर रहे डॉक्टर मोहन यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री चुन लिया है। चौधरी राकेश सिंह जी, आप अचंभित तो होंगे ही, पर उसके साथ साथ कितने आशंकित हैं कांग्रेस के भविष्य को लेकर, ये जानने में दिलचस्पी है। मोहन यादव का चयन आपकी जड़ों में कितना और मठा डाल देगा, ये भी तो समझाइए। तो मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए बधाई, उनकी सरकार बने। कांग्रेस से चाहे मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने, चाहे कैलाश विजयवर्गीय बने, चाहे नरेंद्र तोमर बने, उनके संगठन कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, चाहे शिवराज सिंह जी और 5वीं बार बन जाए, इससे कांग्रेस की सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस लगी हुई है, प्रचार कर रही है और जो खेत रही है एक्चुअली चुनाव में, उसके पीछे कई कारण है। कांग्रेस को अपनी ताकत ही दिखाना है। आप अभी बहुत बढ़िया प्रश्न कर रहे थे मालू साहब से कि ये क्या वजह थी कि मोहन यादव जी को बना दिया अचानक। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग दिल्ली में अभी कायम हैं, उनकी नियत रही है पिछले 10 सालों में कि जितने भारतीय जनता पार्टी के स्थापित नेता हैं, चाहे वो केंद्र के नेता रहे हों, चाहे प्रदेश के नेता रहे हों, उन सबको दरकिनार करने का उनका एक तरीका है। और मैं देख रहा हूं कि एक वो भागवत जब सुनते हैं भागवत जी की कथा, तो इसमें एक प्रसंग आता है, आपने बहुत अच्छे उदाहरण दिए। अभी भगवान जी सो गए थे, विष्णु जी वापस आ गए, तो मुझे भी एक ख्याल आ गया कि मोहिनी, विश्व मोहिनी का विवाह था और नारद जी जिनको विवाह नहीं करना था, वो भी अपनी इच्छा लेके गए भगवान विष्णु से एक विवाह के लिए। ऐसे कई लोग आए इस मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के लिए। पिछले 8 दिन से देख रहा था, आप लोग ही दिखा रहे थे, कोई किसी को गुलदस्ता दे रहा है, कोई किसी को बुके दे रहा है, कोई किसी के घर जा रहा है। उन सारे लोगों को दरकिनार करके वो विश्व मोहिनी के रूप में जो विवाह करना था वो मोहन यादव जी से कर दिया। और कई ऐसे लोग रह गए जो बन के आए थे जिनको ये लग रहा था। मेरा कहने का अनुरोध ये है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रयोग करती है। उसने एक ये नई पीढ़ी जो आप बता रहे हो जो 60 के ऊपर गई है, इसको अब घर बिठाने का काम कर दिया। इनको समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में आना चाहिए। आपके तो पुराने साथी हैं, दिल्ली में मंत्री तक रह आए हैं, फिर वापस विधायक बन गए हैं। इन लोगों को समझना चाहिए कि अब ये पराभव की ओर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इनको कर दिया है और इनको एक दायरा बता दिया है कि आपको मध्य प्रदेश में सीमित रहना है। भारतीय जनता पार्टी का जो क्रम है इस समय, वो सबको धीरे धीरे दरकिनार करने का है। और जो नेतृत्व है उसने, चाहे राजस्थान हो, अब आप वसुंधरा राजे को भी देख लेना, मैं कह रहा हूं कि उनको मुख्यमंत्री कभी नहीं बनाएंगे मोदी जी ना अमित शाह। उत्तर प्रदेश में भी वही हालत की कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता रखे रह गए। मध्य प्रदेश में भी ये जो 12 लोगों की फहरिस्त है, जो सांसद थे, जिनके मन में बड़े गुबार थे, जिन लोगों ने जीत के सोचा कि अब मुझे तो मुख्यमंत्री बनना ही बनना है, मैं पिछले वर्ग का हूं, मैं इतने केंद्र का नेता रहा हूं, उन सबको जमींदोज करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने, मैं फिर बधाई एक बार बताइए चौधरी राकेश सिंह जी, आपको उनके अरमान ध्वस्त होने के कारण सहानुभूति है या कुछ अपनी भी
चिंता है, अपनी पार्टी की भी चिंता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पर पदस्थ कर दिया, साथ साथ सामान्य वर्ग के राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री, दलित वर्ग से आने वाले जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री और ठाकुर समाज से आने वाले नरेंद्र सिंह तोमर जैसे व्यक्ति को विधानसभा अध्यक्ष। कुल मिलाकर सामाजिक समीकरण। चौधरी राकेश सिंह जी, सिमट गए आप इस विधानसभा चुनाव में। भाजपा की प्रतिमाओं की चिंता करेंगे या भाजपा की इस रणनीति के तहत आप किस लायक रह जा रहे हैं, इसकी भी कुछ चिंता विंता करेंगे? है और इस पर विचार विमर्श भी हो रहा है। जहां तक पिछड़े वर्ग की बात है तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने तो सभाओं में कहा है कि अब पिछड़े वर्ग के नेतृत्व को आगे लाएंगे। उन्होंने जनसंख्या की जो बात की है वो भी उन्होंने ही की है। तो इसको, जैसे अरुण यादव जी हमारे यहाँ पिछड़े वर्ग के नेता हैं, वो अभी भी हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि हम लोग ऐसा गठजोड़ नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी चिंतित है और समीकरण भी बिठालती है। अब कभी कभी समीकरण उल्टा पड़ जाता है, कभी कभी ये परिस्थिति बन जाती है। किसी ने नहीं सोचा मध्य प्रदेश में कि भाजपा की सरकार बन रही है। आप ही लोग कहते थे, सब लोग कहते थे, लेकिन मालूम नहीं क्या हुआ। मतपत्रों में हम लोग 1900 वोट लेके आए हैं और 800 वोट मिले बीजेपी को, लेकिन जब मशीनें खुलती है तो हम लोग चुनाव हारते हैं। अब क्या मैनेजमेंट है उसके बारे में क्या कहा जा सकता है, लेकिन कालांतर में जाके कभी ना कभी तो ये खुलेगा। पर ये कैसा मैनेजमेंट है जिसमें जयवर्धन सिंह चुनाव जीत जाते हैं, चौधरी राकेश सिंह चुनाव हार जाते हैं? बहुत बड़े स्तर का है डॉक्टर साहब। मेरा चुनाव हारना और चुनाव लड़ना बहुत बेहतर तरीके से मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन जिन पोलिंग पे मैं जीत रहा था कई वोटों से, वो पोलिंग पे मुझे बीजेपी के बराबर कर दिया। तो ये सारे समीकरण बहुत स्टैटिक्स के अलग हैं और ये सब मैनेजमेंट का काम है और इस पे आज कह देना ठीक नहीं है। आज कह देना ठीक नहीं है, पर हमारा तो समझना है ना कि भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े किस्म के निर्णय और इतने स्मूथ तरीके से कैसे ले रहे हैं। अरविंद तिवारी जी के पास चलते हैं। अरविंद जी, गोविंद मालू जी की मुग्धता देखिए, देखो चौंका दिया ना, तो भाई हम तो चौंक गए। अरविंद जी, आप चौंके कि नहीं चौंके? आप तो मालवा की धरती से ही है। या आपकी जेब में पर्ची थी जो मनोहर लाल खट्टर जी ने पढ़ी थी, मोहन यादव? क्या कहते हैं अरविंद जी? हिमांशु जी, बहुत ही चौंकाने वाला निर्णय है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, भाजपा उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चयनित करेगी, इसकी किसी को भी कल्पना नहीं थी जी। मतलब ये जरूर कहा जा रहा था कि चूंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह चौंकाने वाले निर्णय लेने के लिए ख्यात हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को लेकर भी ऐसा कोई निर्णय आएगा। लेकिन मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, ऐसा तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। खुद मोहन यादव को भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि उन्हें मध्य प्रदेश में ये भूमिका दी जा रही है जी। लेकिन अरविंद जी, साथ में जानना तो ये कि आप समझ पाए कि ये भूमिका उनको क्यों दी गई? मैं गोविंद मालू जी से तो पूछता रहा, वो मुझे केवल इतना ही बताते रहे कि देखो चौंक गए ना, इससे ज्यादा वो मुझे बोल नहीं रहे थे। आप समझ पाए क्या? मोहन यादव क्यों कैलाश विजयवर्गीय नहीं? क्यों प्रहलाद पटेल नहीं? क्यों नरेंद्र सिंह तोमर नहीं? क्यों राकेश सिंह नहीं? और शिवराज सिंह चौहान भी क्यों नहीं? फैसले ने स्पष्ट बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी अब जनरेशन नेक्स्ट की ओर है। एक पूरी पीढ़ी को ओवरलेप भारतीय जनता पार्टी ने इस निर्णय से किया है। जितने कद्दावर लीडर, भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश चुनौतीपूर्ण था, चुनाव जीतना था, इसलिए कद्दावर नेताओं को दांव पे लगाया। वो पार्टी का ये दांव सफल रहा, लेकिन उसके बाद पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व ने ये तय कर लिया था लगभग कि हम मध्य प्रदेश में जो चल रहा ना लंबे समय से, हिमांशु जी, हम देख रहे हैं 50 से 60 के बीच के नेताओं को इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में बहुत तवज्जो मिल रही है। तो मुझे लगता है एक तो ये कारण मेन रहा मोहन यादव के साथ, दूसरा ये कि वो सुरेश सोनी के बहुत प्रिय पात्र हैं। मतलब आप पूरा सुरेश सोनी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बहुत अहम भूमिका में इन दिनों वापस हैं, उनके मोहन यादव प्रिय पात्र हैं। विद्यार्थी परिषद के दौर से लेके और मोहन यादव के मंत्री बनने तक के आप सारे समीकरण देख लीजिए, कहीं ना कहीं उन पर सुरेश सोनी की बड़ी मेहरबानी रही है। इसी का फायदा मिला। राजयोग तो उनका प्रबल है, हम ये नहीं कह सकते कि राजयोग नहीं है, तभी तो वो विक्रम माधव साइंस कॉलेज के। मैं थोड़ी असहमति के साथ तथ्यों पे बात करता हूं। जब सुरेश सोनी जी पूरी प्रखरता के साथ थे, उस समय पर बड़नगर से मिली हुई टिकट मोहन यादव की वापस हो गई थी। 2003 में प्रस्तावित टिकट उन्हें विधायक बनने के संदर्भ में 10 साल पीछे कर दी। 2013 में वो समय आया जब मोहन यादव पहली बार विधायक बने। क्या आप इसको सुरेश सोनी जी की कृपा के तौर पर देखते हैं या भारतीय जनता पार्टी के जातिगत समीकरण के तौर पर देखते हैं? एक ऐसा नेता जो इनमें से किसी भी दिग्गज राजनेता का पिट्ठू के तौर पर दिखाई नहीं देता, एक ऐसा राजनेता
जो पिछड़ा वर्ग की राजनीति के तहत मुफीद है। पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग में भी यादव, अर्थात कई राज्यों की सियासत को प्रभावित करना, कई राज्यों में मौजूद एक वोट बैंक को संदेश देना। क्या अरविंद जी नहीं मानते कि मोहन यादव की संघ की पृष्ठभूमि और साथ ही जातिगत समीकरण उनको इस पद के लिए मुफीद बना दिया? जी, मैं वही बात आपसे कह रहा हूं, मैं उसी मुद्दे पे जा रहा था। एक तो सुरेश सोनी का उन पर बर्दाश्त होना, दूसरा जातिगत समीकरण जो है मध्य प्रदेश के साथ साथ आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में, इवन राजस्थान में भी जो जातिगत समीकरण है उसको भी पार्टी साधने में रखी। वो भी एक बड़ा कारण है मोहन यादव के चयन का, क्योंकि जो यादव वोटों का जो समीकरण है, ओबीसी वोटों का समीकरण है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। मोहन, एक मैसेज देना था पार्टी को। अच्छा, ये मैसेज तो मिल गया अरविंद जी, थोड़ा दृष्टि दूसरी दीजिए। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, शिवराज सिंह चौहान, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह, इनके लिए आप क्या देखते हैं? तीर्थाटन या कुछ और? चौंकाने वाला निर्णय हिमांशु जी मोहन यादव को लेकर आया। अगला चौंकाने वाला निर्णय हमको ये भी देखने को मिल सकता है कि ये सारे दिग्गज जो है मोहन यादव की कैबिनेट में मंत्री के रूप में दिखे आपको। कोई बड़ी बात थोड़ी। पार्टी के जब नरेंद्र सिंह तोमर जैसे लीडर को, जो 9.5 साल से केंद्र में बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर है, जिनके बारे में कहा जाता है कि पहले 10 मंत्रियों में जिनकी गिनती होती है, उनको पार्टी स्पीकर के पद के लिए चयनित कर सकती है, तो फिर क्यों कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राव उदय प्रताप सिंह जैसे नेता जो है, राकेश सिंह जैसे नेता, वो मध्य प्रदेश की कैबिनेट में मोहन यादव के इर्द गिर्द नहीं बैठ सकते हैं? जब भारतीय जनता पार्टी को चौंकाने वाले ही फैसले अगर लेना है तो फिर ये भी संभव है कि ये लोग उनकी मोहन यादव की कैबिनेट में मंत्री के रूप में नजर आए, और या फिर जो है एक सामान्य विधायक के रूप में बैठे हुए नजर आए, सामान्य विधायक के रूप में पार्टी मुख्यमंत्री का साथ देते नजर आए। देखिए, कैलाश जी ने तो कहा ही था ना हिमांशु जी, कैलाश जी की स्थिति तो समझिए आप। उन्होंने तो कहा था चुनाव के दौर में कि मैं प्रचार में कहा था कि मैं विधायक बनने के लिए थोड़ी चुनाव लड़ा रही है पार्टी, मुझे कोई सी बड़ी भूमिका देगी। तो अब जो बड़ी भूमिका बच रही है वो कैलाश विजयवर्गीय के लिए 2 ही भूमिका दिख रही है। मतलब अगर हम सोचे, आकलन करें तो वो 2 ही भूमिका दिख रही है कि हो सकता है पार्टी उनके नाम का विचार भारतीय जनता पार्टी के संगठन में प्रदेश के किसी महत्वपूर्ण पद यानी अध्यक्ष पद के लिए करे। एक तो ये भूमिका दिख रही है, दूसरा मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में सदस्य के रूप में उनकी भूमिका दिख रही, और तीसरी भूमिका जो दिख रही है कि अगर दोनों नहीं मिलती है तो मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक के रूप में कैलाश विजयवर्गीय रहेंगे। तो ये पार्टी जो चौंकाने वाले निर्णय लेते हैं उसमें ये भी आपका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उसका राष्ट्रीय महामंत्री होना बड़ी भूमिका नहीं है, उससे बड़ी भूमिका प्रदेश में अध्यक्ष होना, राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री होना है। इसी के लिए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था मैं विधायक बनने के लिए थोड़े आया हूं, ऐसा ही है। भूमिका राष्ट्रीय महामंत्री की तो ऑलरेडी कैलाश जी के पास है ही है, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश में अब उनकी भूमिका को तलाशें, आज के डेवलपमेंट के बाद तो जो मैंने 3 बातें आपसे कही उसी के इर्द गिर्द उनकी भूमिका नजर आती है। तो मैं गोविंद मालू जी के पास चलता हूं, क्या दिखाना चाह रहे हैं गोविंद मालू जी? अरविंद तिवारी जी जैसा प्रखर पत्रकार, अनुभवी पत्रकार, अब आपके दिग्गज राजनेताओं को इस खांचे में फिट करता हुआ महसूस कर रहा है, भाई इसी में काम चल जाएगा। तो पुनः मुश्को भव, ये हमारे यहाँ पे एक मंत्र कहा जाता है कि कोई ऋषि की कृपा से शेर हो गया था और वो गर्राने लगा तो पता चला उसमें उन्होंने दोबारा से जो है जल छिड़का और बोला पुनः मुश्को भव, और पुनः चूहा हो गया। तो कुल मिलाकर जो बड़े बड़े नेता बनाए गए थे वापस छोटे छोटे नेता हो जाए, ऐसा ही है क्या? जी, पहली बार नहीं हुआ है जी। इसके पहले कैलाश जोशी जी सुंदरलाल पटवा जी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए मुख्यमंत्री थे वो जी। बाबूलाल गौर कितने बड़े, कितने पुराने नेता थे, शिवराज सिंह चौहान उनके सामने कार्यकर्ता थे, उनके मुख्यमंत्रित्व में उन्होंने मंत्रिमंडल में रहना स्वीकार किया। तो कर रहे हैं, आज अमित शाह जी नेतृत्व कर रहे हैं, नड्डा जी नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें राजनाथ सिंह जी और नड्डा जी और अमित शाह जी। तो आप देखिए कितना बड़ा परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और एक ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल फेनोमेना है उसको तोड़ के और एक नई धारा, राजनीतिक धारा का अभ्युदय, वो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। अच्छा, तो ये नए राजनीति का अभ्युदय और समझाइए सर। मुख्यमंत्री पर तो बातचीत हो गई, हालांकि अभी भी मैं सवाल दोहराता हूं आपसे, शायद आप कोई और बेहतर दृष्टि दे पाए। मोहन यादव क्यों, इसके संदर्भ में गोविंद मालू जी कुछ खोज पाए, या अभी आप भी खोज ही रहे हो? मोहन यादव क्यों है ना, क्यों 163 में कोई भी विधायक क्यों नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे।
कोई विधायक है ना, वो बाहर से तो नहीं आया, और वो तीसरी बार का विधायक है, पिछली बार मंत्री रहा है, तो क्यों उसका तो क्या है, हम इसलिए पूछ लेते हैं ना कि भाई तीसरी बार का विधायक बन गया, 9वीं बार के विधायक है गोपाल भार्गव, वो क्यों नहीं बने, तो ऐसे क्यों निकल आता है, इसलिए गोविंद मालू जी पूछ लेते हैं क्यों। पर अब थोड़ा आप दूसरी दृष्टि दीजिए हमें, ये अचानक उप मुख्यमंत्री की कहानी क्या चलाने लगी भाजपा, थोड़ा इसके विषय में बताइए। भारतीय जनता पार्टी को अचानक छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में ये उप मुख्यमंत्री पद पर नियुक्तियां करने की नौबत क्यों आन पड़ी है? गोविंद मालू जी थोड़ा इसमें भी दृष्टि दीजिए ना, क्या करना चाह रहे हो आप लोग? नेतृत्व की एक जो परिपाटी है, जो उसको ये नेकता में एकता, तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, ये उसका भी एक उदाहरण है। दूसरी बात, सबको समाहित करना, सभी वर्ग को का प्रतिनिधित्व करना, इसका भी एक आधार है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको किस रूप में लिया जाना चाहिए, और ये क्यों विधायक हैं, कोई भी विधायक पहली बार का चुनाव विधायक बन जाता है। मालू जी आराम से तसल्ली से बात करते हैं ना, नाराज मत हुई हमारी बात में, भैया समझने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जब हमारे साथ में कोई विद्वान प्रवक्ता होता है ना, तो हम उससे समझने की मुद्रा में रहते हैं, दर्शक समझ पाए। तो आपने बताया कि देखो डिसेंट्रलाइजेशन है, लीडरशिप का, अधिकारों का विकेंद्रीकरण है, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? मुख्यमंत्री बहुत अधिकार संपन्न रहता है, थोड़े पर काटे जा रहे हैं, थोड़े काट छाट बाकी लोगों को भी रहे, मुख्यमंत्री अपने आप को खुदा ना समझे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, देश में भी प्रधानमंत्री दूसरे देश में, दूसरे प्रदेश में भी मुख्यमंत्री रहे, ये मैंने कहा ना कि उनको जिम्मेदारी का एहसास उसमें और लोगों को एम्पावर्ड करना, ये सब सोच होता है। मुख्यमंत्री का पद देना यानी उनको भी उस दर्जे में शामिल करना। तो हम उम्मीद करेंगे मालू जी की ऐसी उदारता देश के संदर्भ में भी दिखेगी, और भारतीय जनता पार्टी अब देश में प्रधानमंत्री के साथ उप प्रधानमंत्री के पद पर भी लोगों को बिठाएगी, क्योंकि उदारता तो हर स्तर पर आएगी ना। पर एक जगह पर यदि कोई प्रयोग होता है तो हो, ये जरूरी नहीं है। अब तो सब जगह हो रहा है ना, उत्तर प्रदेश में था, कल छत्तीसगढ़ में हो गया, आज मध्य प्रदेश में भी हो गया, तय राजस्थान में भी होगा, तो हर जगह हो रहा है। मालूम जी हमारे सवालों के साथ रहिए, ऐसा भी क्या कि आप हमारे किसी भी सवाल को गंभीरता से नहीं लें। हिमांशु जी मैं गंभीरता से ले रहा हूँ। हमारा संगठन हर जगह पर वहाँ की स्थितियों के अनुसार, वहाँ की जो जरूरतें हैं उस अनुसार अपना निर्णय लेता है, तय करता है कि क्या जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। जब गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल नया हो गया, तब आश्चर्य नहीं हुआ क्या हमें, कितने पुराने लोग थे जो मुख्यमंत्री पद पे रहे, मुख्यमंत्री के दावेदार भी रहे, लेकिन वो आज मंत्रिमंडल में भी शामिल है और आदमी मुख्यमंत्री बना दिया और काम चल रहा है, सरकार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। विप्लव दास त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने, वो हमारे गणेश सिंह जो सांसद सतना के, उनके ओएसडी रहे। देखिए ये तो सब भाग्य भी है और कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना भी है और जिम्मेदारी का एहसास भी कराना है, और नए लोगों में ये पैदा भी करना है आकांक्षा कि हाँ आपको भी मौका मिलेगा। तो आपको भी मौका मिलेगा, तो मध्य प्रदेश में ऐसा क्या घटित हो गया? 163 सीटें तो जीत ली 230 में, क्या चाहने के लिए इस प्रकार का कर रहे हैं? उप मुख्यमंत्री पद 163 सीटें जीतने के बाद बनाया जा रहा है। भाई इतनी सीटें अच्छी नहीं लग रही क्या? थोड़ा आपस में एक दूसरे की गर्दन वर्दन काटो भाई, इतनी सीटें भी नहीं आनी चाहिए, ऐसा कोई दृष्टिकोण है क्या? पिछले एक हफ्ते से कल के बेहद आत्मीय मित्र एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के तौर पर दिखाई दे रहे थे गोविंद मालू जी। हम उस दौर के साक्षी हैं जब नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय एक ही कमरे में, एक ही थाली में खाते पीते देखते थे। इस बार सबसे अलग अलग मिलते मिलते, जोड़ते जुगाड़ते हुए दिख रहे थे। तो क्या 163 अखर रहा है? विश्लेषण करने की दृष्टि अलग हो सकती है, कोई अखर नहीं रहा है। सबको भारतीय जनता पार्टी का उन्नयन, विस्तार और उसकी उसका जो जनाधार है उसको बढ़ावा देखना चाहते हैं, और उन्होंने इतने साल तक काम किया है, देख भी रहे, आगे भी जिम्मेदारी मिलेगी, आगे भी काम मिलेगा। इसलिए इसको आप उस राजनीतिक जो परिपाटी है, जो ट्रेडिशनल जो तरीका है, उससे क्यों देख? कुछ नया हुआ है तो उस पर स्वागत करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा काम किया है। कि आप ही बताओ, आप कितने खुश हो इस बात से कि शिवराज सिंह चौहान 163 सीटें जीतने का नेतृत्व करने के बाद मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए
चलिए स्वागत की बात कर रहे हैं ना, आपसे ही सवाल है, ये शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना गोविंद मालू जी आपको कितना आनंदित कर रहा है? नहीं देखिए सुनिए, ये तो मैंने कहा ना जिम्मेदारी बदलती रहती है। उन्होंने भी कहा शिवराज सिंह चौहान जी को, ये कोई जिंदगी किसी का हमेशा का तो है नहीं कि वो हमेशा ही रहेंगे। ठीक है, जिम्मेदारी बदलती है, जिम्मेदारी का एहसास उसको भी है और बाकी पार्टी को भी है। अलग अलग जगह चेंज, मैंने कहा ना, अब ये केंद्रीय मंत्री रहे, अब क्या आप कहेंगे इनको क्यों हटा दिया, इनको यहाँ क्यों ले आए? कि ये हमेशा ये पार्टी में इस तरह का परिवर्तन कहेंगे तो हम हमेशा ही भाई क्यों कर दिया, उसका जवाब आता है इसलिए कर दिया। तो हमने ये सवाल किया गोविंद मालू जी और ये किया जाएगा कि आखिर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से क्यों हटा दिया गया। तो इसका जवाब तो गोविंद मालू जी देंगे ना कि भाई इसलिए हटा दिया गया। तो मालू जी से पूछ रहा हूं, हम तो साथ में पूछ भी रहे हैं कि आप इससे कितने खुश हैं कि देखो शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। मैंने क्या कहा आपको, ये हटाने का और गिराने का कोई प्रश्न नहीं है। पहले से पार्टी ने तय कर रखा था कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा, हम तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, मोदी जी की गारंटी पर और डबल इंजन की सरकार पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा हम तो पहले ही घोषित कर देते अगर उसको बनाना ही है तो। देखिए ये परिवर्तन हमेशा संभव भी है और होना चाहिए, पार्टी में होता रहता है, दूसरी जिम्मेदारी मिलेगी, कोई जरूरी थोड़ी है। गोविंद मालू जी ये बता रहे हैं, देखो ये शिवराज सिंह चौहान बहुत समझदार आदमी नहीं है, राकेश चौधरी जी। गोविंद मालू जी ने कहा देखो अगर शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाना होता तो हमने चुनाव उन्हीं के नाम पे नहीं लड़ा होता, सामूहिक नेतृत्व में लड़ा। मतलब ही ये था कि शिवराज जी अब बहुत हुआ। क्या कहते हैं आप, शिवराज जी समझ नहीं पाए? बात से मैं सहमत हूं। उन्होंने याद दिलाया कि पटवा जी की गवर्नमेंट में आदरणीय कैलाश जोशी ऊर्जा मंत्री बने थे मुख्यमंत्री रहने के बाद जी। उन्होंने याद दिलाया कि शिवराज सिंह जी जैसे व्यक्ति के सामने मुख्यमंत्रित्व काल में आदरणीय बाबूलाल गौर जैसा वरिष्ठ आदमी मंत्री बना था मुख्यमंत्री रहने के बाद जी। तो अब इसमें कोई विषय बचता नहीं है। आदरणीय गोविंद मालू जी ने बता दिया है कि शिवराज सिंह जी की भूमिका मध्य प्रदेश में होगी डॉक्टर मोहन यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल में मंत्री रहने की। ये उन्होंने दो उदाहरण देके बता दिया है, हमें समझ लेना चाहिए कि शिवराज सिंह जी की भूमिका क्या रहने वाली है। दूसरा, दो उप मुख्यमंत्री बने हैं, मैं दोनों को बधाई देता हूं, राजेश शुक्ला साहब को, जगदीश देवड़ा जी को। दोनों ही काबिल लोग हैं और इनके सामने जो दिग्गज विधायक बने हैं वो मंत्री बनेंगे तो मुझे और ज्यादा प्रसन्नता होगी और अच्छा लगेगा कि भाजपा वास्तव में सही लोगों को सही जगह बिठाती है। मतलब तो ये सही जगह वरिष्ठ लोग इसी हैसियत के लाके आप ऐसा महसूस करने लगे चौधरी राकेश सिंह जी? देख रहा हूं, आदरणीय आडवाणी जी को देख लिया, मुरली मनोहर जोशी जी को देख लिया, कितने लोगों को नहीं देखा है। और अब ये दो लोग जो हैं वो तो सभी प्रदेश में ऐसा कर रहे हैं। अब आप इनके दिल पे अगर मशीन लगा के पूछ लो, आज कैलाश भाई के पे, नरेंद्र तोमर के पे, शिवराज सिंह जी के पे, राकेश सिंह जी के पे, प्रहलाद पटेल साहब के पे, तो मशीन लगा के पूछ लो ये क्या कह रहे होंगे इन लोगों के बारे में। और आपने एक बहुत बढ़िया चौधरी राकेश सिंह जी, अब वो तो है नहीं, पर गोविंद मालू जी चौधरी राकेश सिंह की टिप्पणियों पर कोई टिप्पणी कर रहे थे, तो एक बार उनकी टिप्पणी सुनते हैं और फिर वापस अरविंद तिवारी जी के पास चलते हैं। जी गोविंद मालू जी, भविष्य बताया शिवराज जी का, कितना भाया वो भविष्य आपको अपने उदाहरण के संदर्भ में? देखिए भविष्य का, देखिए मैंने क्या कहा, पार्टी में मैंने कहा हर आदमी के लिए, हर कार्यकर्ता के लिए काम, हर काम के लिए कार्यकर्ता है और पार्टी सबके लिए तय करेगी किसको कहां पर कितनी जिम्मेदारी निभानी है, फिर इधर का उधर बदलना है। देखिए मैंने कहा केंद्रीय मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर, स्पीकर बना दिया, रमन सिंह वहां मुख्यमंत्री थे, उनको स्पीकर बना दिया। सभी तो होता है, उसमें कोई नई बात तो नहीं है और ये परिवर्तन होता रहता है। कार्यकर्ता आधारित संगठन है, कार्यकर्ता में परिवर्तन। हमारे जिलाध्यक्ष कई नए लड़के बने, उनके नेतृत्व में बाकी सब लोग काम करे, जिलाध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष उनको सम्मान दे रहे हैं। वी डी शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे कई सारे सीनियर लोग काम कर रहे हैं। देखिए ये तो हमेशा ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की खूबसूरती है। आप इसको इस रूप में लीजिए, सकारात्मक रूप में लीजिए और इसका स्वागत और अभिनंदन कीजिए, अच्छा लगेगा। हाँ, अच्छा लगने की तो चौधरी राकेश सिंह जी बात कर रहे हैं, कितना अच्छा लगेगा डॉक्टर मोहन यादव का मंत्रिमंडल बनेगा, उसमें सम्मान्य शिवराज सिंह चौहान जी मंत्री के तौर पर होंगे। आप कहना चाहते हैं ये कितना अच्छा लगेगा? कांग्रेस की खींच है, इसलिए वो कुछ भी कहते रहे, उनके यहाँ होता रहता है ये सब। यहाँ क्या होगा ये तो उनको तय करना है। मंत्रिमंडल जी बताएं कि देखो शिवराज जी के मंत्रिमंडल में बाबूलाल गौर जी मंत्री के तौर पर थे, वो ये बताएं देखो सुंदरलाल पटवा के मंत्रिमंडल में कैलाश जोशी मंत्री के तौर पर थे, और उसके साथ में चौधरी राकेश सिंह जी आपके उदाहरण के आधार पर ये बता दें कि भाई हमें दिखाई दे रहा है मोहन यादव जी के मंत्रिमंडल में शिवराज जी मंत्री के तौर पर होंगे। तो गोविंद मालू जी कह रहे हैं ये खींच है भाई चौधरी राकेश सिंह जी। अरविंद जी ये खींच है या संभावना है?
देखिए, मैंने तो आपसे कहा ना, आज का जो निर्णय आया उसके बाद तो कुछ भी संभव है जी। आज का जो निर्णय आया है मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का, जो फरमान दिल्ली से आया और जो मनोहर लाल खट्टर ने वहां विधायक दल की बैठक में सुना दिया, तो उसके बाद तो कुछ भी संभव है। बिल्कुल कि कोई बड़ी बात नहीं कि चलिए छत्तीसगढ़ में तो डॉक्टर रमन सिंह को स्पीकर बना दिया, यहाँ शिवराज जी से कहा जाए कि आप जो है मोहन यादव के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शामिल होइए, तो इसलिए सब कुछ संभव है। मैंने कहा ना आपसे कि ये जो दिग्गज हैं इनके लिए दो ही संभावना है। लेकिन एक बात पूछूंगा मैं अरविंद जी, क्या इस अनुशासन के लिए, क्या इस समर्पण के लिए आप भारतीय जनता पार्टी की सराहना नहीं करना चाहेंगे? तकरीबन 18 साल मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, पहले से कुछ बताया नहीं, बैठक के अंतर्गत सूचना आती है और यह ऐलान किया जाता है कि अब मोहन यादव मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद किए गए और शिवराज सिंह चौहान उनके नाम का प्रस्ताव करते हैं और साथ ही साथ वो पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। कोई प्रदर्शन नहीं, कोई ताकत दिखाना नहीं, कोई समर्थन दिखाना नहीं, तुरंत राजभवन जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। क्या आप नहीं मानते हैं कि जो बात कही जाती है भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कि अनुशासन हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, उसका उदाहरण पेश किया है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चयन के अंतर्गत? इसमें कोई टिप्पणी करेंगे अरविंद जी? बिल्कुल, ये तो सही है कि बिल्कुल एक अनुशासन भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं अनुशासन, और शिवराज सिंह चौहान के बारे में तो हिमांशु जी पहले से माना जाता है पार्टी के, उनका सबसे मजबूत पक्ष यही है कि पार्टी शिवराज सिंह चौहान को लेकर, आज से मैं तो सालों से देख रहा हूँ, जब वो मध्य प्रदेश में युवा मोर्चे की राजनीति कर रहे थे तब से मैं देख रहा हूँ कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर पार्टी ने जो भी निर्णय लिया, जो भी भूमिका उन्हें दी, उसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। और यही उनका केवल शिवराज जी नहीं, प्रहलाद जी जिनके घर पर दुनिया भर की सिक्योरिटी लगी हुई थी, पिछले 3 दिन से सारे समर्थक मान के चल रहे थे शपथ तो भैया की ही होनी है। वो मुन्ना भैया यानी नरेंद्र सिंह तोमर, उनके यहां पर भी जो जमावड़ा आप देखते, कैलाश विजयवर्गीय, तो कुल मिलाकर वो सारे नेता इस फैसले के साथ मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। सारे के सारे नेता राजभवन में जाते हुए दिखाई देते हैं। सारे के सारे नेता उसके बाद प्रतिक्रियाओं में भी इस निर्णय के प्रति सहजता का प्रदर्शन करते हैं। कांग्रेस के संदर्भ में अगर हम इन दृश्यों की बात करें, चौधरी राकेश सिंह जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो अरविंद जी इस फर्क के संदर्भ में तो कोई दृष्टि दीजिए ना। हमने गोविंद मालू जी से बाकी कई सवाल कर लिए, पर इस पहलू पे भी तो बात करनी ही होगी। देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने मुस्कुराते हुए इस निर्णय को स्वीकार किया या मन महसूस करते हैं। भाई ऐसी भी क्या बात है? देखिए, मन महसूस कर भी ये निर्णय स्वीकार करना पड़ सकता है ना, मुस्कुराते हुए किया, मन महसूस कर किया, लेकिन निर्णय स्वीकारा। पार्टी, आप और हम क्या कल्पना कर रहे थे? आप और हम तो ये कल्पना कर रहे थे ना, विधायक दल की बैठक होगी, बाकायदा वहां पर जो है रायशुमारी होगी, रायशुमारी होने के बाद एक फैसला आएगा पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप के अनुमोदन से। जरा हमारी स्क्रीन देखिए, कैसे मंद मंद मुस्कुराते हुए सारे नेता दिखाई दे रहे हैं। आप कह रहे थे ना, कैसे आप कह रहे हैं मुस्कुराते हुए, हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं आपको मुस्कुराते हुए। ये तो हिमांशु जी बिल्कुल संभव है। भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन को जो मजबूती है, उसका कारण ये है कि संगठन के निर्णयों को पार्टी के नेता मानते हैं, है ना। तो उसी कारण ये पार्टी आज इस स्तर पर पहुंची ना। आज मध्य प्रदेश में अगर 163 सीट मिली है भारतीय जनता पार्टी को, तो कहीं ना कहीं उसमें संगठन का अनुशासन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका उसकी रही है। तो इसलिए देखिए, भारतीय शिव का हाथ कैसे मोहन के सिर पर है, इस दृश्य को देखिए। अब मैं चौधरी राकेश सिंह जी के पास वापस आता हूं। कांग्रेस में ऐसे दृश्य दिखवाएंगे? एक टिकट की घोषणा होती है तो 40 साल से पुराने मित्र एक दूसरे के कुर्ते फड़वाने तक की बात कह देते हैं। क्या कहते हैं चौधरी राकेश सिंह जी, इस फर्क पे भी तो कोई दृष्टि दीजिए। मैं इस बात से सहमत हूँ कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जो अनुशासन वाला डंडा है, उसके सामने कोई भी दिग्गज बीजेपी का नेता अपनी जबान निर्णय के विरुद्ध नहीं खोल पाता है जी। और ये उनके यहाँ अनुशासन कह लो या उनका दबाव कह लो जी, और वो शांतप्रिय तरीके से बैठ जाते हैं। जैसे जयवान सिंह पवैया जी, अनूप मिश्रा जी, ये सेजवार जी, ये सब लोग घर बैठ गए थे। अब आप एक बात बार बार पूछ रहे हैं मालू जी से कि भाई मोहन यादव ही क्यों जी? मैं उस प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ जी। मुख्यमंत्री बनाना था डॉक्टर साहब पिछड़े वर्ग से जी। पिछड़े वर्ग का ताकतवर आदमी था प्रहलाद पटेल जी। और प्रहलाद पटेल को नहीं बनाना था, वो परेशानी पैदा करता दिल्ली में और मध्य प्रदेश में और नेताओं को परेशान करता। इसलिए सहज सरल व्यक्ति मोहन यादव पिछड़े वर्ग के चुने गए। इसका मूल कारण ये है। तो एक बार बताओ चौधरी राकेश सिंह जी,
जो बात आपको भिंड में बैठकर समझ में आ गई, वो बात दिल्ली में बैठे हुए नेताओं को समझ में नहीं आई होगी। तो फिर जाके आप इस निर्णय की सराहना करेंगे या आलोचना करेंगे? आलोचना करूंगा कि जो काबिल आदमी था और अच्छा शिवराज सिंह अभी जी, तो आप नरेंद्र बता रहे थे कि ये आदमी परेशान करेगा इसलिए इसको नहीं बनाया, जो आज्ञाकारी उसको बनाया। तो चौधरी राकेश सिंह जी को मौका मिलता तो चौधरी राकेश सिंह जी किसको बना देते? जो परेशानी देगा उसको या जो अपने अनुसार रहेगा उसको? राज पटेल साहब का पहले से इतिहास मालूम है, उमा भारती जी के साथ गए, उन्होंने पार्टी को परेशान किया। इसलिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व ने उनके पिछड़े होने पर भरोसा नहीं जताया कि ये आगे पीछे कुछ ना कुछ निरंकुश तरीके से चलेगा। तो मेरा ये मानना जी चौधरी राकेश सिंह जी, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर ये मौका चौधरी राकेश सिंह को मिलता मुख्यमंत्री चुनने का, तो चौधरी राकेश सिंह जी किसको चुनते? जो आने वाले समय में परेशान करेगा उसे चुनते, जो आने वाले समय में अपने अनुसार रहेगा उसको चुनते। चौधरी राकेश सिंह जी बताए ना किसको चुनते? मैं बिल्कुल आपकी बात को बता रहा हूं। वर्तमान में दिल्ली का जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, वो ऐसे आदमी को चुनेगा जो बिना दांत का हो। अब आप देखो, हमने सवाल केंद्रीय नेतृत्व का नहीं पूछा, उसने तो अपना चयन कर दिया। हमने तो चौधरी राकेश सिंह जी से पूछा, भाई आपको मौका मिलता तो आप किसको चुनते? परमात्मा और आप मुझे अगर ऐसा मौका देंगे तब निर्णय करके भी बता दूंगा डॉक्टर साहब। तो चौधरी राकेश सिंह जी इस समय पर बोलना नहीं चाहते, कैसे कह दें कि मैं भी मोहन यादव को चुनता? तो बहरहाल मैं वापस गोविंद मालू जी के पास आता हूं। गोविंद मालू जी, ये जानना चाहता हूं अब आगे क्या? शिव सरकार की जगह मोहन सरकार, क्या बदल जाएगा इससे? बदलाव किया है ना, तो कुछ बदलना भी चाहिए, क्या बदलेगा? देखिए सामने आएगा सर, बात इतनी जल्दबाजी भी क्यों है? आज तो अभी तो उनको शपथ देना है, शपथ ग्रहण करना है, कार्यभार ग्रहण करना है। हमारा संकल्प पत्र है, वो गीता की तरह सामने रखकर उसको काम करना है, उस पर आगे बढ़ना है। जो हमने जनता से बातें की है हम उस पर बात करेंगे, हम उस पर आगे बढ़ेंगे। और मैं तो ये कह रहा था हिमांशु जी कि जो चौधरी राकेश सिंह जी थोड़ा धैर्य रखते और यहाँ रहते तो उनको भी मौका मिल सकता था। एक तो आश्चर्य की बात की बात। मालू जी, आप इतने समय से बने हुए हो, हम आपको मौका मिलते ना देख पाए तो चौधरी राकेश सिंह जी को हौसला कैसे दे कि चौधरी राकेश सिंह जी को मौका मिल जाता? दिक्कत बहुत है भाई, मोहन यादव जी को मौका मिलने से सबको मौका मिल जाना नहीं हो जाता। पर आपने फिर से हमारे सवालों का उत्तर ना देने का संकल्प कर रखा है। हमने फिर पूछा, फिर दोहराते अपने सवाल को कि भाई शिवराज जी के जाने और मोहन यादव के आने से रीति नीति में क्या बदलाव आएगा, क्या बदल जाएगा जिसके लिए बदला गया है? तो इसके संदर्भ में कुछ तो बताइए ना। जिम्मेदारी बदलती रहती है, हर जगह दूसरा काम देंगे उनको या दूसरा काम करेगा तो पार्टी की रीति नीति के अनुसार काम करता है। मालूम हमने शिवराज जी क्या करेंगे ये थोड़ी पूछा, हमारा सवाल था भाई नेता बदला है सरकार का, तो उससे क्या बदल जाएगा जिसलिए बदला है? तो गोविंद मालू जी इसके संदर्भ में अपनी पार्टी से पूछिएगा तो जरूर ना, भाई आपने बदला है, क्यों बदला है? पर अरविंद तिवारी जी से पूछ लेते हैं, आपको क्या लगता है अरविंद जी, इस बदलाव से क्या बदल जाएगा? मुझे लगता है कि एक तो पब्लिक कनेक्टिविटी जो शिवराज सिंह चौहान की थी बहुत स्ट्रांग थी, उसको बरकरार रखना मोहन यादव के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगा, है ना। शिवराज सिंह, ऐसा कहा जाता था कि मध्य प्रदेश की जनता और शिवराज सिंह चौहान की केमिस्ट्री मिल गई, है ना, उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को। तो एक तो वो चुनौती है। दूसरा ये कि मतलब इतने दिग्गजों को साधना, इतने दिग्गजों को साथ लेकर चलना, वो भी एक बड़ी चुनौती मोहन यादव के लिए है। भाई शिवराज सिंह चौहान के साथ तो जितने उनके मंत्रिमंडल में थे सब उनके में से कुछ को छोड़ दे तो बाकी सब उनके समकक्ष, उन्हीं के दौर में उनके साथ राजनीति करने वाले लोग थे। लेकिन अब तो बहुत वरिष्ठ लोग हैं विधायकों में, तो कैसे उनको मैनेज कर पाते? ये एक बड़ी सवाल पर आता हूं थोड़ा उलझे हुए तरीके से। ये 34-36 मंत्री थे, 2-3 को पार्टी ने घर बिठा दिया, 12 लोगों को जनता ने घर बिठा दिया। चुनाव से पहले ही पार्टी ने बिठाया 2-3 लोगों को और 12 लोगों को चुनाव के दौरान जनता ने घर बिठा दिया। अब आप कितनी उम्मीद कर रहे हो कि पार्टी चुनाव जीतने के बाद कितनों को घर बिठाने वाली है और मोहन यादव की राह कितना आसान करने वाली है? क्योंकि नए चेहरे होंगे तो उनके नेता तो मोहन यादव हो ही जाएंगे। निश्चित तौर पर यदि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश की बागडोर सौंपने का निर्णय लिया है तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल को लेकर भी कोई परिदृश्य केंद्रीय नेतृत्व के सामने होगा और मंत्रिमंडल ऐसा ही होगा। देखिए, तो मुझे लगता है जो अब आज का जो सीन दिखा उसमें लग रहा है तो मंत्रिमंडल में बड़ी संख्या में नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे,
है ना, कोई बड़ी बात नहीं कि पहली बार के कुछ विधायकों को भी मंत्री बनने का मौका मिल जाए, मिलेगा। दूसरा, ये जो दिग्गज नेता जो हैं, इन्हें भी पार्टी की कोशिश रहेगी कि इनमें से भी कुछ मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में रहे, ताकि उनके लंबे राजनीतिक अनुभव का फायदा मोहन यादव को मिल सके। क्योंकि मध्य प्रदेश में देखिए, सरकार चलाना तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी ना, मुख्यमंत्री भले ही बदल गया, लेकिन सरकार इतने बहुमत से यदि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में वापस लाए हैं, तो सरकार व्यवस्थित चले, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। और इसी दिशा में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सारा प्रयास होगा। लेकिन ये तय है हिमांशु जी कि इस बार मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में आपको बड़ी संख्या में नए चेहरे देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आई है, नया नेतृत्व आया है। पर नया नेतृत्व सरकार चलाएगा या नया नेतृत्व सामने रख के सरकार कोई और चलाएगा, ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। सरकार का स्वरूप क्या होगा, इसको लेकर भी सवाल है। कुछ लोगों को जनता ने घर बिठा दिया, पार्टी कितने लोगों को घर बिठाने वाली है, निश्चित रूप से ये सवाल लोगों के जहन में है। और साथ साथ सवाल इस बात को लेकर भी है कि 7 सांसद और 1 राष्ट्रीय महामंत्री को पार्टी ने चुनाव लड़ाया था, उनमें से 6 जीतकर विधानसभा में आए हुए, एक को ही केवल अभी तक भूमिका मिली है, नरेंद्र सिंह तोमर। बाकी की कोई भूमिका, कोई बड़ी भूमिका प्रदेश की सियासत में रहेगी या अब इनकी नियति महज सामान्य विधायक तक ही सीमित कर दी जाएगी। सवाल बहुतेरे हैं, पर इन सबके बीच में मध्य प्रदेश ने आज भाजपा की रणनीति ने चौंका दिया, इससे इंकार नहीं। मोहन यादव जी को नई जिम्मेदारी मिली है, उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं। और आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर बात करेंगे इसी मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री के संदर्भ में। हम उम्मीद करते हैं कि जब तक शपथ ग्रहण समारोह कंप्लीट नहीं हो जाते, सरकार के स्वरूप स्पष्ट नहीं हो जाते, तब तक चुनावी चर्चा के क्रम को हमें जारी ही रखना पड़ेगा। बहरहाल अब समय इजाजत का, तो मुझे इजाजत।